अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इम्पोर्टेंट था कि इस पे वीडियो की जाए और बात की जाए। डकी भाई, सादुर रहमान इनका असली नाम है और डकी भाई के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। मारूफ यूट्यूबर है पाकिस्तान के। ये वो वाहिद यूट्यूबर है कि जिनके अराउंड कोई 9 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। टॉप यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान। और डकी भाई, आपको पता है चंद माह कबल इनको NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इनके ऊपर जो है वो केस चलाया, इनको अरेस्ट किया। ये बाहर जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। आज इन्होंने अपनी जो वीडियो पोस्ट की है उस पूरे ऑर्डियल का, उस पूरे जो ये 3 माह जिस कर्ब से गुजरे हैं, वो सब इन्होंने आज अपनी एक वीडियो जो कि 50 मिनट से ज़ायद ड्यूरेशन की है, वो ज़रूर सुने। वो पूरा आपको बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह से जो निज़ाम चल रहा है। और इमेजिन करें अगर डकी भाई जैसा एक मारूफ यूट्यूबर, वो, और फिर आगे एक और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जो गौहर एजाज साहब, केटे का गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, और गौहर एजाज साहब एक जाने माने नाम है इस मुल्क का, जिनका ताल्लुक जो है वो बिजनेस सेक्टर से है। वो इसहाक डार साहब से कैसे हाथ जोड़ के प्लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी क्या हालत ज़ार है। और गौहर एजाज साहब, अगर इस किस्म की नौबत आ गई है कि गौहर एजाज साहब को जो है वो ऐसे प्लीड करना पड़ रहा हो, तो फिर आम आदमी का कर आप इमेजिन कीजिए। आम आदमी ही था और उससे फिर ये अपने ही तई ये यूट्यूब अपनी वीडियोस करते करते एक सिंपल सी एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए यूट्यूब के ज़रिए से इन्होंने अपनी अर्निंग्स कमाई। और यही कुछ हमारे मुल्क के यूट्यूबर्स कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि स्टेट की, जिस तरह मैं कहती हूँ कि पॉलिसीज़, वो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं। एक तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी नहीं जा रही रियासत की तरफ से, और जो अपने तई अगर रोज़गार तलाश कर भी रहा है खुद मेहनत करके, तो उसके भी पीछे ऐसे जाया जा रहा है, उसको का भी ताक़ुब ऐसे किया जा रहा है कि किसी को भी कोई जो है कोई भी उसके लिए एवेन्यू ना छोड़ा जाए। यहाँ पे जो टिकटॉकर्स हैं, ये वो सब से बहुत प्रॉब्लम है हमारी हुकूमत को, क्योंकि वो खुद इतनी नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है, और वो चाहती ही नहीं है कि जी कोई टैलेंट इस मुल्क में एग्जिस्ट करे, कोई टैलेंट बच जाए। बहुत सारे लोग तो ये मुल्क छोड़ छोड़ के भी आ चुके हैं। आपको डकी भाई का हाल बताती हूँ। ये मैंने स्टिल जो है इसलिए यहाँ पर रोकी वीडियो, क्योंकि ये इस लम्हे रो के ज़ारो कतार बता रहे थे, आंखों में इनके आंसू थे, मुसलसल ये बता रहे थे कि किस तरह से इनको तफ्तीश के दौरान ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का अमल था वो इनके लिए कितना तकलीफ दे था, जब इनको मुसलसल थप्पड़े मारी जा रही थी। इनको मार मार के जो है इनसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। जो कि इन्होंने बोला कि जी मेरे 23 दिन के रिमांड में मैंने 23 मिनट में शुरू के सब कुछ बता दिया था। इन्होंने मुझसे पासवर्ड मांगे, मेरे सारे अकाउंट्स के पासवर्ड मांगे, हर डिटेल मांगी, मैंने सब कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी मुझे मारा जा रहा था। तो मैंने इनसे, इनकी मुलाकात कोई वहाँ पर हुई किसी से, तो इन्होंने सिर्फ एक पैगाम दिया कि जी ये लोग मुझसे जो भी पूछ रहे होते हैं, ये लोग मुझसे मुझे मारते बहुत है, तो इनसे बोले मारें कम, मतलब मारना खत्म ना करें लेकिन मारें कम, इतना मार रहे थे। तो जो थप्पड़ आज डकी भाई ने पूरे सिस्टम को मारा है और सिस्टम को जिस तरह से बेनकाब किया है, बट बहरहाल कोई भी लॉ सिस्टम इस बात का राइट नहीं रखता कि आप तशद्दुद करके लोगों को इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान तशद्दुद करके लोगों से चीज़ें मनवाएं, और फिर आप लोगों की रकूम के साथ लोगों से आप इस तरह से पैसे आप समेटें, बटोरें, पैसे खाएं, और उसके बाद आपका ये जो सिस्टम है वो इस तरह से बेनकाब होकर रह गया है कि वो सबके सामने है। गौहर एजाज साहब, सो डकी भाई ने अपनी दर्दनाक कहानी सबके सामने रखी, और ये वो हार्ट स्टेट है जो आम लोगों पर इस तरह से अप्लाई हो रहा है, पाकिस्तानियों पे इस तरह से अप्लाई हो रहा है। डकी भाई, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, आपको लगता है कि हमारे मुल्क में अब कोई टैलेंट या मुल्क में इस किस्म के हालात का सामना करने वाला शख्स जो है वो क्या उस कॉन्फिडेंस के साथ इस मुल्क में रहना चाहेगा कि जहाँ पर वो सोचे कि वो अपनी बेगम को लेके कहीं बाहर जाए और बाहर कोई ऑफिसर खड़ा हो जो कि उसको अरेस्ट करने के लिए तैयार हो, उसकी बेगम पे केस बनाने के लिए तैयार हो, बुरी नज़र से देखे, ज़दोकोब करे, प्रेशराइज करे, पैसे सारे छीन ले। और ये वो लोग हैं जो सिस्टम का हिस्सा हैं, ये करने वाले जो ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल पोजीशंस पे फाइज लोग। तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ पर हम सियासतदानों को बहुत एक सॉफ्ट टारगेट समझते हुए
ہمیشہ نشانہ بنائے رکھتے ہیں، اور اس قسم کے جو NCCI ٹائپ ٹولز جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے ہم سارا زور ہمارا صحافیوں پہ، یوٹیوبرز پہ، عام آدمی پہ. کبھی کوئی اس نیکسس کو کال آؤٹ کرے گا؟ یہ جو نیکسس ہے، یہ جو ایبسولوٹ پاور دیا گیا ہے لوگوں کو، جو سسٹم کا حصہ ہے اور وہ جس کرپشن میں ملوث ہیں، اور یہ جو پورا ایک نیکسس چل رہا ہے جہاں پر آپ آفیشیل پوزیشنز میں ہیں، اور آفیشیل پوزیشنز میں رہ کے آپ اس طرح سے انویسٹیگیشنز کے نام پر آپ جو پیسے کما رہے ہیں اور یہ اداروں سے منسلک افراد ہیں، تو اس نیکسس پہ بھی کبھی کوئی حرکت میں آئے گا؟ کوئی ادارہ جو ہے اس چیز کا نوٹس لے گا؟ یا اسی طرح سے کیا بریفنگز میں اس کو بھی کنڈیم کیا جائے گا، جو ہمیشہ جو ایک پاور، یہ جو پولیٹیکل ٹیرر، کرمنل نیکسس کا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ تو یہ نیکسس جو سرفیس کرتا ہے، جو ڈکی بھائی بھی ہمیں بتاتے ہیں، صرف ان کے کیس کو لے کر دیکھ لیجیے، اور یہ کیس منظر عام پر آ رہا ہے، بہت کچھ ان رپورٹڈ ہے، انڈر رپورٹڈ ہے، ان نوٹس چلا جاتا ہے. کیا اس نیکسس کے بھی حوالے سے کبھی کوئی بات ہوگی، کبھی کوئی اس پہ کنڈیمنیشنز آئیں گی، کبھی کوئی اس پہ ایکشن نظر آئے گا؟ کیونکہ یہ وہ NCCIA which is falling under its National Cyber Crime Investigating Agency, falls under the government's territory. قومی ایک ادارہ، قومی ایک آپ ڈپارٹمنٹ بنا دیں، ایجنسی بنائیں، اور اس میں اگر یہ پورا ایک نیکسس نظر آ رہا ہے، یہ پیسے پورا جو ریکٹ ہے اس کا، اس پر کوئی ایکشن ہوگا؟ یہ تو میرے خیال سے زیادہ سنگین ہے. جو ڈکی بھائی جس طرح سے اپنی ایک سٹوری سناتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں، گوہر اعجاز صاحب اسحاق ڈار صاحب کے سامنے پلیڈ کر رہے تھے، ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کر رہے تھے کہ جو دیگر شہر پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹریز ہے وہ قبرستان بن گئی ہیں. جس قسم کے حالات ہیں، اور جس قسم کی پالیسیز ہیں، اور جس قسم کے ٹیکس ریٹس ہیں، جس قسم کے انرجی کے ٹیرفس ہیں، آپ کو سب پتہ ہے. جنرل سرفراز صاحب نے SIFC کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے ریسنٹلی اسی طرف جو ہے وہ نشاندہی بھی کی تھی. گوہر اعجاز صاحب جیسے اسٹیچر کا بندہ اور ایسا جانا مانا نام اس ملک کا، اگر وہ اس قسم کی آپ نوبت آ گئی ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے اب لٹرلی پلیڈ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، تو ایک عام آدمی کی آپ حالت زار سمجھ لیجئے کہ عام آدمی کس کرب سے گزر رہا ہوگا. اور پیمانہ ہمیں کیا بتایا جاتا تھا جب شہباز شریف صاحب نے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا تھا اور بڑے شادیانے بجائے گئے تھے 2022 میں، اس وقت 11.7% کے لگ بھگ کا مہنگائی کی شرح تھی، اور فلور آف دا ہاؤس اپنی پہلی تقریر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی آج سے اللہ کا شکر ہے حالات جو ہے وہ بدلنے لگے ہیں، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے اور سب کچھ اب اچھا ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد سے جس زوال کا شکار پاکستان ہوا ہے، 3 سال ہو گئے ہیں اور حالات قابو میں نہیں آ رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.